अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद वाली, उसमें आज पूरे दिन सरगर्मी रही है। दिल्ली पुलिस की टीम लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच कर रही है। एक व्यक्ति को साथ लेकर के दिल्ली पुलिस वहां पहुंची थी। दिल्ली पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भी करीब 4 घंटे तक अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में रही है और आज लगातार वहां पूछताछ भी हुई। आपको अपडेट दिया था कि इससे पहले 51 लोगों को चिन्हित किया गया था जिनसे पूछताछ करनी है। दिल्ली ब्लास्ट केस में कई संदिग्ध हैं जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज लगातार मेरे साथ बने हुए जो कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को विटनेस भी कर रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं। अमित, आज की अपडेट क्या रही है? देखिए, आज सुबह से ही सरगर्मियां थी और यहाँ पर कई चीज़ों की तस्दीक जो मैं आपको बता दूं कि की गई है और वहाँ पर कुछ आरोपी जो पकड़े गए थे उनमें से बताया जा रहा है, अभी सूत्रों के हवाले से खबर है कि रिजवान और शोएब के नाम के कुछ लोग थे, उनको भी बुलाया गया था। यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी थी क्योंकि सारी एजेंसियाँ जो हैं वो जो है तसल्ली से यहाँ पर जांच कर रही हैं, एक एक चीज़ की जांच कर रही हैं और चीज़ों के बयान जो बयान दिए गए उन चीज़ों के बारे में बताया गया, उनको भी पूरे तरीके से वेरीफाई किया जा रहा है। तो ये अभी पूरी कड़ी है, इसमें और भी कड़ियां अभी जुड़ेंगी, कोई चेन बीच में टूटे ना, इसलिए हर एक चीज को जो है वो रिकॉर्ड पे रखा जा रहा है, हर एक चीज को बारीकी से देखा जा रहा है। इंपॉर्टेंट अमित ये भी है कि इसमें सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं बल्कि इनपुट ये भी आए और आपने रिपोर्ट किया कि उत्तर प्रदेश पुलिस भी 4 घंटे तक अल फलाह यूनिवर्सिटी में गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे सीधा जुड़ रही है और यूपी पुलिस के पास में कौन से इनपुट है जिनके बिना पर वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, मैं लौटूंगा आपके पास। अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमको जुड़ने के लिए। अल फलाह में आतंक की पाठशाला। अल फलाह पर 3 राज्यों की पुलिस का एक्शन। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के सीधे रडार पर है क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी में आतंक की पाठशाला चल रही थी। डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर मुजम्मिल और फिदाइन हमले को अंजाम देने वाले उमर ने इसी यूनिवर्सिटी में रहते हुए धमाके की साजिश रची थी। यही वजह है कि अब दिल्ली की क्राइम ब्रांच के साथ हरियाणा और यूपी पुलिस की टीमें भी अल फलाह यूनिवर्सिटी की एक साथ जांच कर रही है ताकि टेरर कनेक्शन पर तगड़ा एक्शन लिया जा सके। 3 राज्यों की पुलिस टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में जुटी है। दिल्ली, हरियाणा और यूपी पुलिस की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। इन टीमों ने यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ लोगों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ कमरों की तलाशी भी ली गई। दिल्ली पुलिस की टीम में कुछ बड़े अधिकारी भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस की टीम अपने साथ एक संदिग्ध को भी ले गई थी जिसकी निशानदेही पर वहां जांच की गई। फिलहाल अल फलाह यूनिवर्सिटी में सुबह जांच टीम जो पहुंची थी, यही नहीं हरियाणा पुलिस की जो टीम यहां पहुंची थी, एक व्यक्ति को भी उन्होंने यहां तस्दीक के लिए लेकर आए थे। इसके साथ साथ यूपी पुलिस यहां पहुंची है और लगातार जिस तरह से जांच का दायरा बढ़ रहा है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि उमर ने जो नूह में एक कमरा लिया था जहाँ वो लगभग 10 दिन रहा था और यही कारण है कि अब जाँच का दायरा और बढ़ता जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 का कमरा नंबर 13 आतंकियों का गढ़ था। इसी कमरे को व्हाइट कॉलर आतंकियों ने अपना मेन बेस बनाया हुआ था। ये कमरा आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल का था जिसमें जैश से जुड़े आतंकियों की मीटिंग होती थी। इसमें डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन सईद शामिल थे जिन्होंने विस्फोटक जुटाने और धमाके की साजिश रचने की योजना बनाई थी। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह भी सामने आया है कि यूनिवर्सिटी के कुछ दूसरे डॉक्टर भी इन आतंकियों से जुड़े थे जो यूपी और कश्मीर के रहने वाले बताए गए। इनमें कुछ डॉक्टरों की अचानक यूनिवर्सिटी छोड़ने की भी खबर है जिनकी जांच अब एजेंसियां कर रही हैं। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां दिल्ली ब्लास्ट की पटकथा लिखी गई थी, किस तरह से अपने नापाक इरादों को और मंसूबों को कामयाब करने के लिए इसी यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम योजनाएं तैयार की गई थी कि किस तरह से दहशतगर्दी और आतंक फैलाया जाए। लगातार जिस तरह से इस पूरे मामले में एक के बाद एक अब परतें खुलती जा रही हैं, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें और भी कई ऐसे खुलासे हैं जो जल्द ही सामने आएंगे। धमाके से 10 दिन पहले 30 अक्टूबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही धमाके वाली I-20 कार नजर आई थी। इस बात का शक है कि कार को धमाके के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर ही विस्फोटक रखकर तैयार किया गया था।
वही I-20 गाड़ी जिसका दिल्ली ब्लास्ट में प्रयोग हुआ था, वो गाड़ी इसी यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकलती हुई नज़र आ रही है, अंदर जाती हुई नज़र आ रही है। यानी कि वो 10 दिन, ये कहा जा सकता है कि क्या 10 दिन इसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये गाड़ी खड़ी हुई थी? क्या इस गाड़ी को पूरी तरह से तैयार कराया जा रहा था कि ब्लास्ट के लिए इसी गाड़ी का प्रयोग हो? और ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब जांच एजेंसी खंगाल रही हैं। आतंक के इस कनेक्शन से अल फलाह यूनिवर्सिटी भले ही पल्ला झाड़ रही हो, लेकिन अब वो जांच एजेंसियों के रडार पर। NAAC यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल ने अल फलाह यूनिवर्सिटी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इस बीच आतंकी फंडिंग से जुड़े होने के शक में पुलिस और एजेंसियां यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। जिस यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल की पढ़ाई ना कराकर बल्कि आतंकवाद और दहशतगर्दी का पाठ पढ़ाकर लोगों को तैयार किया जा रहा था, उनका माइंड वॉश किया जा रहा था, उससे साफ है कि यूनिवर्सिटी को उन्होंने एक ऐसा केंद्र बनाया कि इसी केंद्र के मार्फत जो सरहद के पार, उस पार बैठे उनके हुक्मरान और देश के अंदर बैठे उनके जो हुक्मरान हैं, आका हैं, वो आदेश जारी करते थे और यहीं से वो योजना तैयार होती थी। और उसके बाद यही कारण रहा कि दिल्ली में किस तरह से इन आतंकवादियों ने ब्लास्ट किया। और अब जब जांच आगे बढ़ रही है तो एक के बाद एक नई परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं। फरीदाबाद से कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। दिल्ली ब्लास्ट की गुत्थी सुलझाने में सुरक्षा एजेंसी को बड़ी सफलता हासिल हुई है। फरीदाबाद के जिस घर को आतंकी डॉक्टर उमर ने किराए पर लिया, वहां उसका एक सीक्रेट बॉम्ब लैब मिला। बॉम्ब लैब सूची, ये वो लैब जहां जैश के पाकिस्तानी हैंडलर से मिले निर्देशों पर इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस तैयार किए जा रहे थे। और शक ये कि लाल किले में धमाका करने वाला बम भी इसी लैब में बना था। उसी लैब से जी मीडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। वो अपने घर में टेस्टिंग कर रहा था बॉम्ब्स की, उसके 3 हैंडलर से। उमर की बम फैक्ट्री, जी न्यूज पर इनसाइड स्टोरी। उमर जो बम बनाने में माहिर था, आज उसका एक बड़ा खुलासा हम आपको दिखा रहे हैं। जहां आतंक की प्रयोगशाला, वहां से जी न्यूज की रिपोर्ट। इसके साथ कोई घर नहीं है और यहाँ ये खुले हुए खेत हैं, तो ये एक सेफ जोन था। सुनसान इलाके में बनी ये उमर की वही बम फैक्ट्री है। दिल्ली को दहलाने वाले डॉक्टर डेथ की आतंक की लेबोरेटरी है। यही वो घर है जिसे आतंक की डी गैंग ने किराए पर लिया था, आतंक की यूनिवर्सिटी से महज कुछ दूरी पर ही। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है, क्योंकि इस घर में ही डॉक्टर उमर ने सीक्रेट बम लैब बनाया था। यहाँ पाकिस्तानी हैंडलर से मिली जानकारी से बम बनाने की तकनीकें वो आजमाता था। इस लैब में आईडी बनाने के उपकरण और विस्फोटकों के निशान मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक लाल किले में इस्तेमाल हुआ आईडी शायद इसी घर की लैब में बनाया गया था। तारें जो आपको कटी हुई दिखाई दे रही है, इनका भी एक मकसद है। ये बिजली यहाँ की आए, जहाँ यहाँ छुपाना हो कुछ तो ना आए, तो यहाँ से कुछ दिखाई न दे, कोई लाइट ना जले, और जब वो चाहें बिजली का कनेक्शन ले लें। ये उसके लिए तार जोड़ना खोलना ये उसका काम था। सामान जो रॉ मटेरियल है इस कमरे में होता था। क्यों इस चीज़ को चुना गया, वो भी एक उसकी भी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और यहाँ भी ये देखिए, ये कुछ यहाँ भी कुछ सेटअप था उसका, इस इलाके में भी, इस एरिया में घर के यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे जो इन्वेस्टिगेटर्स सोर्सेज हैं उनको ये चीज़ें समझ में आई हैं कि वो यहाँ पर भी कुछ टेस्टिंग करता था। उमर की बम फैक्ट्री तक सुरक्षा एजेंसियां डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ के बाद पहुंची हैं। खुलासा हुआ है कि डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल इनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के जरिए जैश के 3 पाकिस्तानी हैंडलर्स फैसल, हाशिम और उकाशा के सीधे संपर्क में थे। ये हैंडलर्स उन्हें निर्देश कट्टरपंथी वीडियो और बम बनाने के DIY यानी डू इट योरसेल्फ वीडियो भेजते थे। दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही एजेंसियों का मानना है कि डॉक्टर उमर इन तीनों में बम बनाने में माहिर था, इसीलिए उसने अपने घर पर लैब बनाई थी। और जिस घर को किराए पर लिया गया था उसके आसपास आबादी बहुत ही कम थी, जो इन आतंकियों के बम फैक्ट्री के लिए पूरी तरह से मुफीद थी। ये पूरा इलाका ऐसा है कि इसके साथ कोई घर नहीं है। अगर कुछ होता या कुछ करना होता, इसके साथ कोई घर नहीं है। और
यहाँ ये खुले हुए खेत हैं, तो ये एक सेफ जोन था। दीपक सारी तस्वीर एक बार दिखा दीजिए, पूरा घुमा दीजिए और दिखा दीजिए। तो ये एक सेफ जोन है। इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि उमर नबी जो है वो बॉम्बस जो है सेट करने में माहिर था और वो प्रयोग करता रहता था। उसे ऐसी ही कोई जगह चाहिए थी। मुजम्मिल ने ये जगह ली, उसके बाद उसने इसका कई बार इस्तेमाल किया। इसी घर में आतंक की लैब थी, उसकी वजह भी है क्योंकि जिस घर को किराए पर लिया गया था वहाँ इन आतंकियों ने टेम्परेरी सेटअप बना रखा था। ये देखिए, यहाँ पर भी कोई आपको बल्ब, कोई सोर्स ऐसा नहीं दिखाई देगा। न ट्यूबलाइट की फिटिंग कोई दिखाई देगी, न होल्डर कोई दिखाई देगा बल्ब का। तो हर एक चीज़ जो है यहाँ पर वो लेके आते थे कि उसी जगह उनको जो है वो चाहिए लाइट का सोर्स, ताकि आने जाने वाले या कोई वहाँ से निकलने वाले को पता ही ना लगे कि अंदर चल क्या रहा है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। हालांकि आपको हमने पूरा दिखाया है कि ओपन फील्ड है, तो उनके लिए एक बहुत ही आसानी से ये एरिया उनके लिए बहुत ही आसानी से एक अवेलेबिलिटी थी। और दूसरा, यहाँ कोई आने जाने वाला नहीं था। यानी फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में डॉक्टर उमर ही साजिश का सेंटर पॉइंट था। डॉक्टर उमर बम बनाने में एक्सपर्ट था, टाइमर डेटोनेटर की उसे पूरी जानकारी थी। किराए के घर में टेरर लैब उसने बना रखी थी, फंड मैनेज करता था। इसके साथ ही हवाला और क्रिप्टो का वो एक्सपर्ट भी था। और जब फरीदाबाद मॉड्यूल का खुलासा हुआ तो पाकिस्तानी आका के कहने पर दिल्ली में उमर ने ब्लास्ट भी किया। लेकिन अब एक कर फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का हर राज फाश हो रहा है और अब तो सुरक्षा एजेंसियां उस जगह तक पहुंच चुकी हैं जो इन आतंकियों का बम फैक्ट्री था। फरीदाबाद से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और खुलासे सिर्फ इतने ही सीमित नहीं है, एक और खुलासा हुआ। खुलासा यह कि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के आतंकी डेड ड्रॉप ईमेल का इस्तेमाल करते थे। ये तरीका बड़े आतंकी संगठन इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पकड़े ना जाए। अब ये डेड ड्रॉप ईमेल क्या होता है, सुनने में शायद आपको पहली बार अटपटा लगे, लेकिन ये डेड ड्रॉप ईमेल एक ऐसा तरीका है इसमें दो लोग एक दूसरे को ईमेल या मैसेज नहीं भेजते, वो एक ही ईमेल अकाउंट पर एक ड्राफ्ट ईमेल करते हैं। ईमेल आपने लिखा, उसको ड्राफ्ट में जाके सेव कर दिया, वही उसी ईमेल को दूसरा व्यक्ति अपने ड्राफ्ट बॉक्स में जाकर के सेव करता है और दूसरा व्यक्ति ड्राफ्ट में से उसी मैसेज को पढ़ लेता है, डिलीट कर देता है। यानी किसी भी आईपी एड्रेस पर उस कंटेंट का, उस ईमेल का कोई आवाजाही नहीं मिलेगी आपको, लेकिन वो मैसेज दोनों जगह कन्वे हो जाएगा। जो दूसरा व्यक्ति मैसेज पढ़ता है वो उस ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद उसको डिलीट करता है, एक नया मेल बनाता है, उस मेल में अपनी बातें लिखता है, उसको फिर ड्राफ्ट में सेव कर देता है। वही ड्राफ्ट सेव करने के बाद पहला व्यक्ति उस मेल को पढ़ करके वही वापस प्रक्रिया दोहराता है। यानी बिना बोले, बिना किसी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किए, बिना कोई मेल भेजे आप निगरानी से बच सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी आईपी एड्रेस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। किसी भी मेल को कहीं भेजने के लिए यह तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि एक और खुलासा दिल्ली ब्लास्ट को लेकर हुआ है। लाल किले के पास कार ब्लास्ट वाली जगह से 9mm कैलिबर के 3 कारतूस भी मिले। इनमें से 2 जिंदा कारतूस हैं और एक खाली। ये कारतूस आमतौर पर फोर्सेस या पुलिसकर्मी इस्तेमाल करते हैं, आम लोगों के लिए बैन है। तो सवाल ये उठता है कि 9mm के कार्टेज यहां कैसे पहुंचे। ब्लास्ट की जगह पर बुलेट का क्या राज? जहां कई किलोग्राम विस्फोटक, वहां 9mm का कारतूस। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों को लाल किले के पास धमाके वाली जगह पर कारतूस मिले, जिसने इस केस की जांच को नई दिशा की तरफ मोड़ दिया। घटनास्थल के पास 9mm कैलिबर के 3 कारतूस बरामद हुए। इनमें से 2 जिंदा कारतूस हैं, जबकि एक खाली खोखा मिला है। खास बात यह है कि पुलिस को मौके से कोई पिस्टल या उसका कोई हिस्सा नहीं मिला, यानी कारतूस मिले, लेकिन उन्हें चलाने वाला हथियार अब तक गायब है। कई दिनों तक चली जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को इसी जगह से 9mm के 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। उन जिंदा कारतूस की जांच की जा रही है।
9mm पिस्टल एक प्रोहिबिटेड वेपन है जो कि सिर्फ पुलिस और सेना के जवान इस्तेमाल करते हैं। उन गोलियों का यहाँ पर आना किस तरफ दिखाता है, इसकी जांच की जा रही है। ये कारतूस आमतौर पर सुरक्षा बलों और पुलिस वालों के पास ही होते हैं। आम नागरिकों के लिए कारतूस बैन है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कारतूस वहां पहुंचे कैसे। नो डाउट खाली कारतूस मिलने का मतलब ऑफेंस तो जरूर है कि 25-54-59 का ऑफेंस आर्म्स एक्ट का है, लेकिन जब तक इसका पिस्टल नहीं होता है उसे चलाने के लिए तो उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहता है। अब देखने की बात है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है, किसके पास थे, क्या से निकले, ये अभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी देख रही है, NIA इसकी जांच पड़ताल कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने मौके पर मौजूद अपने स्टाफ के हथियार और कारतूस भी मिलान करवाए, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी की कारतूस मिसिंग नहीं पाए गए। अब जांच इस दिशा में आगे बढ़ रही है। क्या ये कारतूस आतंकी उमर के पास थे जो ब्लास्ट के बाद I-20 कार से गिर गए, या फिर ये जांच को भटकाने की साजिश तो नहीं? पुलिस के सामने कई सवाल हैं जिनका जवाब ब्लास्ट की एक कड़ी को जोड़कर निकालने की कोशिश हो रही है। फॉरेंसिक टीम को मौके से एक ऐसा सैंपल भी मिला जो अमोनियम नाइट्रेट से भी ज्यादा खतरनाक है। FSL टीम ने ब्लास्ट वाली जगह से 40 से ज्यादा सबूत जुटाए हैं। कई सारे सवाल दिल्ली पुलिस के जहन में है कि आखिर ब्लास्ट के दौरान वो कारतूस यहाँ पर कैसे गिरे, क्या किसी ने वो यहाँ पर छोड़े हैं या फिर वो डॉक्टर उमर की गाड़ी में थे जो कि ब्लास्ट होने के बाद सड़क पर गिर गए थे। फिलहाल हर एंगल से दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। लेकिन दिल्ली धमाके की साजिश का राज खुलने के बाद अब देश भर में व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क पर सबसे बड़ी कार्रवाई चल रही है। कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल, नूह से लेकर फरीदाबाद, डॉक्टर्स के आतंक मॉड्यूल का पूरा नेटवर्क खंगाला जा रहा है। कहां कहां गिरफ्तारी हुई, कौन कौन सा मॉड्यूल सामने आया, इस रिपोर्ट में जरा उत्तर देखिए। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की ऑल इंडिया स्ट्राइक जारी है। जांच एजेंसियों के ऑपरेशन का दायरा कश्मीर से लेकर सहारनपुर, हापुड़, फरीदाबाद, कानपुर, नूह और पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर तक फैला है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद कश्मीर घाटी में हलचल तेज हो गई है। सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस प्रशासन की टीम हर संदिग्ध की तलाश में जुटी है, जिसको लेकर जगह जगह छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अब तक पकड़े गए ज्यादातर आरोपियों के कनेक्शन जम्मू कश्मीर से ही पाए गए हैं, जिसको लेकर शोपियां में पुलिस टीम ने खाद की दुकानों पर छापेमारी को लेकर अभियान चलाया है। इस दौरान दुकानों में रखी खाद को चेक किया जा रहा है, साथ ही खाद डीलरों से इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। बता दें कि दिल्ली में धमाके से पहले फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ था, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर का भी यूज किया गया था। दिल्ली में 10 नवंबर की शाम को जो कुछ भी हुआ उससे पूरा देश दहल उठा। धमाके के मंजर से हर कोई सहम गया। धमाका इतना भीषण था कि हर कोई हैरान और परेशान हो गया, जिसको लेकर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। साथ ही हर संदिग्ध पर अब नजर भी रखी जा रही है। अनंतनाग में पुलिस की छापेमारी के दौरान एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया। दरअसल जांच के दौरान रविवार देर रात पुलिस ने डॉक्टर खालिद अजीज के घर छापेमारी की। पुलिस को इस दौरान एक महिला डॉक्टर का पता चला, जिसकी पहचान प्रियंका शर्मा के रूप में हुई। प्रियंका मूल रूप से हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है। प्रियंका अक्टूबर 2023 से घर में किराए पर रह रही है। MBBS के बाद वो फिलहाल GMC अनंतनाग में जनरल मेडिसिन की छात्रा है। तलाशी के दौरान जांच एजेंसियों ने सिम कार्ड और मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने डॉक्टर से पूछताछ कर उसे छोड़ दिया है। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट का पूरा खुलासा करने के लिए जांच एजेंसियां कई प्रदेशों में छापेमारी कर रही हैं। जांच एजेंसियां दिल्ली और कश्मीर के अलावा हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में छापेमारी कर चुकी हैं। डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन के संपर्क में आए लोगों पर नजर रखी जा रही है और एजेंसियों ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। ये रिपोर्ट जी मीडिया। लेकिन फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की जांच में सामने यह भी आया कि व्हाइट कॉलर आतंकी गैंग हिंदुस्तान में जैश की नई फौज खड़ा करने की कोशिश में है। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन शायद इस पूरे ऑपरेशन के मास्टरमाइंड थे। एक तरफ डॉक्टर मुजम्मिल छात्रों का ब्रेन वॉश कर रहा था,
तो शाहीन शाहिद महिलाओं की भर्ती कर ऑपरेशन हमदर्द चला रही थी। जी न्यूज की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे ऑपरेशन ब्रेन वॉश के जरिए एक पूरा आतंकी नेटवर्क खड़ा किया जा रहा था। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की जांच में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस आतंकी मॉड्यूल का ऑल इंडिया टेरर प्लान अब डीकोड हो गया है। पता चला है कि इस आतंकी डॉक्टर ब्रिगेड में सबकी जिम्मेदारी तय की गई थी और सबसे बड़ा काम यानी हिंदुस्तान में ब्रेन वॉश कर जैश की फौज तैयार करने की जिम्मेदारी कश्मीर के रहने वाले डॉक्टर मुजम्मिल और जैश के महिला विंग की कमांडर डॉक्टर शाहीन शाहिद को दी गई थी। किरदार नंबर 1, डॉक्टर मुजम्मिल। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का सबसे अहम किरदार है डॉक्टर मुजम्मिल, कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला आतंकी जिसने करीब 2900 किलोग्राम विस्फोटक जुटाया था। आतंकी मुजम्मिल को लेकर उसकी एक सीनियर डॉक्टर मोनिका लहाने ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। डॉक्टर मोनिका ने बताया कि मुजम्मिल स्टूडेंट्स को जिहाद के जाल में फंसाने के लिए उनका ब्रेन वॉश करता था। ये लोग एक ऐसा वातावरण बनाते हैं, माहौल बनाते हैं कि कोई जिसको जेएनके के बारे में पता नहीं है उसका ब्रेन वॉश करेंगे कि वी आर द विक्टिम्स। उन्होंने क्लियर कट बोला था कि जिन डॉक्टर्स के दिमाग में ये सब घुसा हुआ है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, देश के खिलाफ बोलना, ऐसे डॉक्टर्स देश के लिए खतरा है, वो लोगों का इलाज नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों की डिग्रीज कैंसिल होनी चाहिए और आज आपके सामने एग्जाम्पल है। जी न्यूज पर आतंकी मुजम्मिल पर बड़ा खुलासा करते हुए डॉक्टर मोनिका ने यह भी बताया कि मुजम्मिल देश के दुश्मनों का समर्थक था और हिंदू धर्म के लोगों को उसने टारगेट किया था। भारत के खिलाफ कोई दूसरा देश कुछ भी गतिविधियां होती थी तो ये वो लोग हैं जो सेलिब्रेट करते थे। हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, अगर हमारे जवान शहीद होते हैं ये लोग सेलिब्रेट करते थे। ही आप क्लास में बैठे हैं, डेस्क पे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ पाकिस्तान जिंदाबाद, बुरहान वानी इज आवर ब्रदर, बुरहान वानी जिंदाबाद, ये सब। और अगर आप आगे से काउंटर करते हैं तो क्लैश हो जाएंगे। किरदार नंबर 2, डॉक्टर शाहीन शाहिद। टॉपर डॉक्टर से जैश मोहम्मद के महिला कमांडर बनी फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का एक ऐसा चेहरा जिसका मकसद हिंदुस्तान में तबाही मचाना था। व्हाइट कॉलर गैंग का ऐसा मोहरा जो हिंदुस्तान में आतंकी संगठन जैश की जमीन तैयार करने में जुटी थी, जिसका काम था लॉजिस्टिक, फंडिंग और ट्रेनिंग। डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन असल में वो भारत में महिला आतंकियों की भर्ती करने में जुटी थी और आतंकियों की मैडम सर्जन ऑपरेशन हमदर्द के जरिए कुछ बड़ा और खतरनाक प्लान कर रही थी। ऑपरेशन हमदर्द का मकसद था हमदर्दी दिखाकर ब्रेन वॉश कर मुस्लिम महिलाओं को आतंक के रास्ते पर लाना। दरअसल आतंकी लेडी डॉक्टर ने ऑपरेशन हमदर्द को 3 हिस्सों में बांट दिया था। पहली कैटेगरी गरीब मुस्लिम महिलाएं और लड़कियां जिन्हें पैसे का लालच देकर शामिल किया जाता था। दूसरी कैटेगरी वो लड़कियां जो बुर्का नहीं पहनती थी लेकिन बड़ी ख्वाहिशें रखती थी। उन्हें विदेश ले जाने और आलीशान जिंदगी दिखाने के सपने दिखाए जाते थे। तीसरी कैटेगरी कट्टरपंथी सोच वाली महिलाएं जो आसानी से जिहाद के रास्ते पर आ जाती थी। व्हाइट कॉलर आतंकी ब्रिगेड की ब्रेन वॉश कंपनी आतंकी मुजम्मिल के अलावा डॉक्टर शाहीन शाहिद भी ब्रेन वॉश के काम में जुटी थी। गरीब लड़कियां इनके निशाने पर थी। इसी के साथ हापुड़ और सीतापुर में ट्रेनिंग सेंटर खोलने की प्लानिंग कर रहे थे। यानी मुजम्मिल और शाहीन की जोड़ी मिलकर ऑपरेशन ब्रेन वॉश चला रहे थे और हिंदुस्तान में जैश की आतंक फैक्ट्री में धड़ाधड़ भर्ती भी कर रहे थे। अब जांच एजेंसियों के रडार पर वो सारे लोग हैं जो मुजम्मिल और शाहीन के संपर्क में थे। दिल्ली से अनुराग मिश्रा के साथ जी मीडिया की रिपोर्ट। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट केस में खुलासे पर खुलासे लगातार होते जा रहे। अब जांच हवाला फंडिंग के एंगल पर भी हो रही है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल अब हवाला नेटवर्क तक पहुंचा है। ये चेहरे आप अब तक पहचान चुके होंगे।
लेकिन जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में हवाला मॉड्यूल, फंडिंग के मॉड्यूल के कौन कौन से नए सुराग मिले हैं जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह से एक नई दिशा दे सकते हैं, ये दिखाता हूं आपको। दिल्ली धमाका, हवाला कनेक्शन का खुलासा। पाकिस्तान से फंडिंग, मेवात का एजेंट, हवाला नेटवर्क डीकोड। डॉक्टर शाहीन शाहिद, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर। सूत्रों के मुताबिक ये तीनों आतंकी मेवात के एक एजेंट के जरिए दिल्ली के हवाला नेटवर्क के संपर्क में आए। एजेंट ही इनको टेरर फंडिंग के लिए हवाला से आ रहे रुपए लाकर मुहैया कराता था। इनमें सबसे पहले एजेंट का संपर्क आतंकी डॉक्टर शाहीन से हुआ। उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल और कुछ दिन पहले ही आतंकी डॉक्टर उमर से इस एजेंट का संपर्क हुआ था। सूत्रों के मुताबिक टेरर फंडिंग की रकम आतंकी मॉड्यूल से जुड़े लॉजिस्टिक्स से लेकर हर तरह के खर्च में इस्तेमाल करते थे। यही नहीं, फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पकड़े गए डॉक्टर और फरार डॉक्टर सभी तक जैश की फंडिंग हवाला के नेटवर्क के जरिए पहुंच रही थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन के बैंक खातों में पिछले कुछ महीनों की संदिग्ध ट्रांजैक्शन होने की जानकारी मिली। शुरुआती जांच में 20 लाख रुपए की टेरर फंडिंग के सबूत एजेंसी के हाथ लगे और ये रकम सीधे जैश के हैंडलर से भेजे जाने की आशंका है, जिसे हवाला नेटवर्क के जरिए ही इस आतंकी डॉक्टर ब्रिगेड तक पहुंचाया गया था। जांच एजेंसियों की रडार पर कुछ हवाला ऑपरेटर भी हैं, क्योंकि अभी तक 20 लाख रुपए हवाला के जरिए इस ब्लास्ट से पहले भेजे गए थे, जिसमें से 3 लाख रुपए से फर्टिलाइजर खरीदा गया, 2 लाख रुपए से गाड़ी खरीदी गई। जांच में यह भी सामने आया कि करीब 3 लाख रुपए सिर्फ फर्टिलाइजर खरीदने में खर्च किए गए। इसी पैसे को लेकर उमर और डॉक्टर शाहीन के बीच टकराव भी हुआ। इस बात का खुलासा आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ के दौरान हुआ। सूत्रों के मुताबिक हवाला मनी इस मॉड्यूल की लॉजिस्टिक लाइफलाइन थी। धमाके में इस्तेमाल कार खरीदने से लेकर अमोनियम नाइट्रेट, फर्टिलाइजर, विस्फोटक से जुड़े दूसरे सामान इन्हीं पैसों से खरीदे गए। 20 लाख रुपए को लेकर ही डॉक्टर उमर और शाहीन के बीच में मतभेद पैदा हुए थे और ऐसे में अब जांच एजेंसियां ये पता लगा रही है कि किस देश से और हवाला के जरिए कितना पैसा अभी तक इन आतंकियों तक पहुंचाया गया है। लाल किला ब्लास्ट की जांच अब सीधे टेरर फंडिंग की कोर्ट तक पहुंच गई है। व्हाइट कॉलर आतंकियों का मॉड्यूल अपनी पढ़ाई और प्रोफेशन की आड़ में जिस साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था, उसका पूरा नेटवर्क हवाला के जरिए चल रहा था, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने डिकोड कर लिया और अब आतंक की इस फंडिंग पर कड़े प्रहार की तैयारी है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा में आतंकी उमर के नए ठिकाने का भी खुलासा हुआ। दिल्ली में ब्लास्ट से 10 दिन पहले नूह में रहा था आतंकी उमर। नूह का इलाका है, नाम है हिदायत नगर, जहां किराए के घर में उमर रहा था। पड़ोसियों ने उमर की पहचान भी कर ली और बताया कि उमर यहीं पर रहता था। इनपुट ये भी कि रात भर अपने फोन पर उमर चैट करता था। आतंकी उमर मस्जिद के पास अपनी गाड़ी को खड़ी करता था। इस घर में उमर रहता था। अब और हमारे सहयोगी अनुराग मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, जरा बताइए कि पड़ोसियों से अब तक क्या क्या इनपुट आ पाई है उमर को लेकर के? कितने दिन पहले धमाके से ये वहां पहुंचा था?
जी देखिए, हम इस समय खड़े हैं हिदायत नगर में और यहीं पर ये हमारे राइट साइड में देखिए ये मस्जिद है और यहाँ पर ये कार खड़ी करता था जिसमें जो चश्मदीद है यहाँ पर जो पड़ोसी हैं उन्होंने बताया कि उसमें जो पोटली में भरकर ले जाया जाता था। तो ये एक और बड़ी बात है और ये मस्जिद है। देखिए, मैं कैमरा जर्नलिस्ट राहुल से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि ये मस्जिद है और ये अगर आप सामने देखें, मैं आपको ले चलता हूँ टेरर के उस अड्डे पर जहां पर सारे आतंक की खिचड़ी पक रही थी और इस समय पुलिस वाले यहां पर खड़े हुए हैं, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यही वो मकान है। ये देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये वो मकान है जिसमें आगे इसमें 5 कमरे बने हैं, ऊपर छत है जहां पर बैठकर वो चैट किया करता था और इसमें जाकर वो रहता था। तो ये यहां से और जो पड़ोसी हैं, जो चश्मदीद हैं जिनसे इस घर की छत सटी हुई है, उन्होंने बताया कि वो रात भर 1-1 बजे तक मोबाइल देखता था और लोगों से बात करता था। हम कोशिश करते थे कि पुलिस इस समय कॉर्डन ऑफ की है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो पुलिस की टीम है और सुरक्षा एजेंसियों की टीम है जो कुछ बक्से रखे हैं छत पर, उसको ट्रेस करने के लिए आई थी। उसमें जो ऐसा कहा जा रहा है कि विस्फोटक जो है तैयार किए जा रहे थे, उसको कुछ दिन तक यहाँ छिपा कर रखा गया था, उसके शायद ट्रेसेस मिल जाएं। तो ये वो गली है। हालांकि ये गली अभी जब से ये घटना हुई है, पुलिस आना शुरू हुई है, यहाँ से लोग पलायन कर गए हैं या काफ़ी घर खाली हैं। यहाँ हम बात कराने की कोशिश करते हैं उन लोगों से जहाँ से ये घटना शुरू हुई थी। देखिए, ये वो मकान है कि जहाँ पर वो ये छत सटी हुई है और ऊपर हम ले चलते हैं आपको। मैं कैमरा जर्नलिस्ट से कहूँगा कि उन लोगों के पास लेके चलते हैं हम आपको जिन्होंने देखा इस आतंक के, इस दहशतगर्द को और जहाँ से वो ये आतंक की साजिश रच रहा था। हम इस समय देखिए इस छत पर हैं, इस मकान में हैं और ये वो छत है और ये लोग हैं, ये शाजिया हैं। तानिया आप एक बार आए आप मेरे साथ। देखिए, ये बताएंगे। तानिया यहाँ आइए। ये तानिया हैं, शाजिया हैं और ये छत है यहाँ। ये देखिए इधर, मैं चाहूँगा शाजिया यहाँ आए और बताएं। शाजिया, ये कैसे यहाँ कहाँ बैठता था, आप जरा बताएं हमारे दर्शकों को। ये हमारे साथ शाजिया है। देखिए, ये छत दिख रही है, बक्से देख रहे हैं आप। ये शाजिया कैसे बैठता था? यहाँ पे कुर्सी लगा के बैठता तो ये अच्छा, ये शाजिया हैं। ये कह रही है कैसे, आप क्या आपने जो फोटो देखा था, हमने दिखाया था, हाँ। उसको आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया? हाँ, वही था वो। अच्छा, तो ये जो मकान मालकिन है, उनकी बेटी क्या बताया करती थी आपको? वो ये बताया करती थी कि वो गाड़ी लेके एक दिन आया था, जब पहली बार गाड़ी लेके आया था तो उसमें उसकी पोटरी थी, उसमें कपड़े भरे हुए थे बस। अच्छा, और तानिया को जरा मैं चाहूंगा बुलाएं। और यहाँ पर क्या अक्सर खाना भी दिया करते थे उनके? हाँ, 1-2 बार देखा था हमने, बस खाना दिया था उन्होंने। क्या कह रही है? एक बार देखा था बस, उन्होंने खाना दिया था। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है, वो छत है जहाँ पर वो बात किया करता था, रहता था और या खाना खाया करता था। जी बिल्कुल अनुराग, मैं लौटूं आपके पास। हमारे सहयोगी अनुराग मिश्रा इस वक्त नूह के उसी घर में मौजूद हैं जहां पर कि आतंकी उमर धमाके से 10 दिन पहले किराए के घर में शिफ्ट हुआ था। अनुराग, मैं वापस अड़ूं आपके पास और इसी इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि तस्वीरें आप वहां से कुछ और भी दिखा पाएं। उसके पहले मैं एक रिपोर्ट और दर्शकों को दिखाता हूं। हरियाणा के नूह से जुड़े दिल्ली धमाके के तहत फिदायिन हमले के लिए नूह में तैयार हुई I-20 का ब्लास्ट से पहले नूह में 10 दिन उमर ने क्या किया? दिल्ली में फिदायिन हमला करने वाले आतंकी उमर का नया टेरर सेंटर डिकोड हो गया। आतंकी उमर का यह ठिकाना हरियाणा का नूह था। दिल्ली ब्लास्ट से पहले उमर ने नूह के इसी हिदायत कॉलोनी में किराए पर घर लिया था, जहां पर वो 10 दिन तक ठहरा था। आतंकी उमर ने दिल्ली हमले से पहले नूह में उन 10 दिनों के अंदर क्या किया, वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि नूह में उमर का ठिकाना बनाने में उसकी मदद किसने की। सूत्रों के मुताबिक उमर ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में तैनात इलेक्ट्रीशियन शोएब की मदद से ये कमरा किराए पर लिया था। ये मकान शोएब की साली का था। वहीं शोएब को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली ब्लास्ट के तार नूह से जुड़े तो एनआईए की टीम हिदायत कॉलोनी पहुंची, लेकिन जिस घर में आतंकी उमर रहता था उस मकान पर ताला लटका मिला और मकान मालकिन फरार थी। इस बीच एनआईए के साथ हरियाणा एसटीएफ ने भी नूह में डेरा डाला हुआ है।
दिल्ली धमाके से पहले उमर इसी किराए के मकान में रहता था। इन 10 दिनों के अंदर उसने प्लान को आखिरी अंजाम तक पहुंचाया। सूत्रों के मुताबिक फिदायिन हमले के लिए कार भी यहीं तैयार की गई और 10 नवंबर को हमले से पहले यहीं से कार लेकर वो दिल्ली रवाना हुआ। जांच एजेंसियों ने नूह से अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें 2 डॉक्टर और एक MBBS छात्र शामिल हैं। तीनों संदिग्धों का सीधा कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकला है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों से जहां नूह में सन्नाटा पसरा है, वहीं इलाके के लोगों ने उमर के बारे में बातचीत करने से इनकार कर दिया है। इस बीच आतंकी उमर का एक नया CCTV वीडियो सामने आ रहा है, जो हरियाणा के फिरोजपुर झिरका का बताया जा रहा है। आतंकी उमर वीडियो में ATM के अंदर जाता दिखाई दे रहा है। कार से उतरने के बाद आतंकी उमर ने अपना चेहरा मास्क से ढका। इसके बाद वो ATM में कैश निकालने के लिए गया। ये वीडियो करीब 4 मिनट का है और 4 मिनट तक आतंकी उमर ATM के अंदर ही रहता है और पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ATM मशीन में पैसे नहीं होने की वजह से वो वहाँ पर मौजूद गार्ड से बात करने लगता है। फिलहाल जांच एजेंसियों ने नूह में डेरा डाला हुआ है। एक CCTV फुटेज खंगाला जा रहा है, जिसके जरिए आतंकी साजिश में शामिल लोगों पर शिकंजा कसा जा सकता है। नूह से अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी न्यूज़। और इसी बीच बड़ी खबर आ चुकी है कि नीतीश कुमार 20 नवंबर को शपथ कर लेने वाले हैं। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और 17 से 20 नवंबर तक गांधी मैदान में प्रवेश बंद कर दिया गया है। और इसी के बीच PM आवास पर बैठक भी जारी है। गृहमंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी बैठक में मौजूद हैं। गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे एक बार फिर, और दूसरी तरफ बीजेपी की अपनी अंदरूनी बैठक भी जारी। तो वहीं दिल्ली ब्लास्ट के बाद जहां डॉक्टर्स का टेरर मॉड्यूल बेनकाब हुआ, तो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी लगातार सुर्खियों में बनी है। बम धमाके में गिरफ्तार की गई जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल की सदस्य डॉक्टर शाहीन शाहिद को लेकर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी ATS लगातार खुलासे कर रही। शाहीन शाहिद जिस सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रही वो फर्जी पते पर था। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री जब खंगाली गई तो ट्रैवल हिस्ट्री से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। जैश मॉड्यूल में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन को लेकर जांच एजेंसियों को बड़ा सुराग मिला है। शाहीन अल फलाह यूनिवर्सिटी में रहते हुए देश विरोधी साजिश का जाल बुन रही थी। शातिर शाहीन के बारे में जांच एजेंसियों को पता चला है कि शाहीन पिछले कई महीनों से फर्जी पते पर लिए गए मोबाइल सिम का इस्तेमाल कर रही थी। इसी सिम का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों में हो रहा था। जिस मोबाइल से वो बात कर रही थी उसे फरीदाबाद के धौज कस्बे की एक मस्जिद के पते पर लिया गया था। शाहीन रहती तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर थी, लेकिन उसने सिम कार्ड मस्जिद के पते पर लिया था। चौंकाने वाली बात यह भी है कि शाहीन कभी भी अपने लखनऊ में पिता के घर को स्थायी पता नहीं लिखती थी। एजेंसियों का मानना है कि फर्जी पते का इस्तेमाल उसकी गतिविधियों को छिपाने का तरीका हो सकता है। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके को लेकर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। जैश की मैडम सर्जन का कानपुर नेटवर्क भी धीरे धीरे डिकोड हो रहा है। कानपुर में जिस नेटवर्क को डॉक्टर शाहीन शाहिद ने खड़ा किया था, उसकी जांच भी अब तेज हो गई है। इस बीच कानपुर GSVM मेडिकल कॉलेज, जहां से डॉक्टर आरिफ की गिरफ्तारी हुई थी, उसी अस्पताल से 7 डॉक्टर भी लापता हैं। आतंकी डॉक्टर शाहीन कानपुर मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष रह चुकी है। साल 2013 में डॉक्टर शाहीन अचानक कॉलेज से गायब हो गई थी। शाहीन की तरह ही फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, मेडिसिन और सर्जरी विभाग से एक के बाद एक 7 डॉक्टर लापता हो गए थे, जो अब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। 2021 में उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। उसी समय से 7 डॉक्टर और भी लापता है। सूत्रों की माने तो 7 डॉक्टरों में 3 डॉक्टर सर्जरी विभाग के थे, जो भी उसी समय से लापता थे। उनको भी लेटर जारी किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आने पर 2021 में उनको भी बर्खास्त कर दिया गया। वो 7 डॉक्टर कौन थे? जांच एजेंसियाँ उनकी पड़ताल कर रही हैं कि आखिरकार में मेडिकल कॉलेज में रहने के दौरान उनका मूवमेंट क्या था, बर्ताव कैसा था। इस सभी बिंदुओं पे जांच पड़ताल चल रही है। दिल्ली धमाकों में गिरफ्तार शाहीन की ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आई है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि 2013 में कानपुर की नौकरी छोड़ने के बाद शाहीन कुछ दिनों के लिए थाईलैंड भी गई थी। कानपुर में नौकरी छोड़ने के बाद शाहीन थाईलैंड में किससे मिली, इस यात्रा का मकसद क्या है, क्या उसने हैंडलर से कोई मुलाकात की, ये भी जांच एजेंसियों को पता लगाना है।
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में शामिल आतंकी लखनऊ की डॉक्टर शाहीन सईद 10 साल से पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी थी। शाहीन के बारे में पुख्ता जानकारी के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ यूपी ATS भी एक्टिव है। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे व्हाइट कॉलर टेरर की खौफनाक साजिश सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में भी इस वक्त अलर्ट घोषित किया गया। आगरा में विशेष अभियान चलाया जा रहा है और विशेष अभियान चलाकर के मस्जिदों में बाहर से आकर रुकने वाले लोगों का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। इसी बीच लखीमपुर खीरी में गुजरात ATS ने आतंकी सोहेल के घर पर छापेमारी की, उसके परिजनों से पूछताछ भी की। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। आतंकियों के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े तो योगी फोर्स का ताबड़तोड़ एक्शन दिखाई दिया। लखनऊ की रहने वाली जैश की आतंकी लेडी शाहीन सईद की गिरफ्तारी के बाद उसके भाई परवेज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ शाहीन नहीं, उसका भाई नहीं, बल्कि सहारनपुर और हापुड़ में भी इन आतंकियों के कनेक्शन की जांच की जा रही है, क्योंकि इन दोनों शहरों में यह आतंकियों के लिए ट्रेनिंग कैंप भी खोलने की प्लानिंग बना रहे थे। इस बीच लखीमपुर में रहने वाले ISIS आतंकी सुहेल के घर पर भी गुजरात ATS की टीम ने छापेमारी की। एक हफ्ते पहले जिन 3 आतंकवादियों को गुजरात में पकड़ा गया था, उसमें से एक आतंकी सुहेल भी। गुजरात ATS की टीम जब आतंकी सुहेल के घर पहुंची तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ATS की टीम ने सुहेल के घर की तलाशी ली, साथ ही सुहेल के घर वालों से पूछताछ की। There has been lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change, and no power can hinder. Why God fear? क्या हम फियर की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?